गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फटाफट रिप्लाई करो, आवाज आ रही है? चलिएगा, आ रही है सबको आवाज, ठीक है ना? चलो ध्यान दो। अब आते हैं अपन अपने जहां तक हो गया था उसके आगे से, ठीक है ना? तो कल की क्लास में जहां तक हुआ था लास्ट, उसके आगे से ही अपन कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार मैं कल की क्लास वाला ले लेता हूँ। कल की क्लास के अंदर अपने हुआ था, रुकना एक मिनट। चलो है नहीं, पता नहीं, डाटा डिलीट हो गया। चलेगा, ध्यान दीजिएगा ना। हाँ, प्रतिबाधा मैट्रिक्स बनी थी, ठीक है ना? चलो आ जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिएगा, सुने, कल की क्लास के अंदर अपने पास में, एक मिनट, हाँ जी देखिएगा, सुनना ना, देखिएगा ना, सुने सारे के सारे। कल की क्लास के अंदर अपने पास में प्रतिबाधा मैट्रिक्स आई थी भैया ना, प्रतिबाधा मैट्रिक्स। और वो प्रतिबाधा मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से आई थी, Z11, Z12, Z13, Z21, Z22, Z23, Z31, Z32, Z33, इस तरीके से हमारे मैट्रिक्स आई थी। अब क्या करते हैं अपन, इस प्रतिबाधा मैट्रिक्स को सारणिक के रूप में लिखते हैं। तो ध्यान दो एक बार, प्रतिबाधा मैट्रिक्स को सारणिक के रूप में लिखने पर, ढंग से सुनना रे भैया ना, सारणिक के रूप में लिखने पर, तो अपन क्या करेंगे, प्रतिबाधा मैट्रिक्स को सारणिक के रूप में लिखेंगे। तो जब अपन इसे सारणिक के रूप में लिखते हैं तो डेल्टा Z बराबर क्या आता है हमारे पास में, देखो ऐसे लिख देते हैं अपन, Z11, Z12, Z13, Z21, Z22, Z23, Z31, Z32 और Z33। अब ध्यान दीजिएगा, सबके सब बिल्कुल सटीक ध्यान देना भैया ना, बड़े काम की बात चलने वाली है। अब देखो, सुनो, सबसे पहले तो समझना, हमें ज्ञात करनी है करंट I1। मेरी बात सुनना, हमें करंट ज्ञात करनी है, कौन सी? I1। कौन सी करंट ज्ञात करनी है? I1। तो ये I1 करंट कैसे ज्ञात होती है मैं आपको बता देता हूं। ये ज्ञात होती है डेल्टा 1 बटा डेल्टा जेड से। किससे ज्ञात होती है? डेल्टा 1 बटा डेल्टा जेड से ज्ञात होती है I1 करंट। अगर हमें I2 करंट ज्ञात करनी है तो ये ज्ञात होती है डेल्टा 2 बटा डेल्टा जेड से। और हमें यदि I3 करंट ज्ञात करनी है तो ये ज्ञात होती है डेल्टा 3 बटा डेल्टा जेड से। ये करंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है
डेल्टा वन करंट कैलकुलेट होती है I1 करंट कैलकुलेट होती है डेल्टा वन बटा डेल्टा जेड से, I2 करंट कैलकुलेट होती है डेल्टा टू बटा डेल्टा जेड से, और I3 करंट कैलकुलेट होती है डेल्टा थ्री बटा डेल्टा जेड से। मेरी बात सुनना, पहले लूप की करंट कैलकुलेट होगी डेल्टा वन बटा डेल्टा जेड से, दूसरे लूप की करंट कैलकुलेट होगी डेल्टा टू बटा डेल्टा जेड से, तीसरे लूप की करंट कैलकुलेट होगी डेल्टा थ्री बटा डेल्टा जेड से। लेकिन हमारे पास में मेन मुद्दा ये है कि डेल्टा जेड तो हमने ज्ञात कर लिया, ये रहा डेल्टा जेड तो इससे ज्ञात हो जाएगा, लेकिन मैं डेल्टा वन डेल्टा टू और डेल्टा थ्री कैसे ज्ञात करूं? सुनना रे, मैथ नहीं है भैया ना, फिजिक्स से आ जाओ ना। हाँ जी, अपन डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री कैसे कैलकुलेट करें, ये मेन मुद्दा है। तो मेरी बात ढंग से सुनना, कल अपन ने जब प्रतिबाधा मैट्रिक्स ज्ञात करी थी, कल अपन ने जब प्रतिबाधा मैट्रिक्स ज्ञात करी थी, तो उस प्रतिबाधा मैट्रिक्स के साथ में मेरी बात सुनना, एक वोल्टता स्तंभ मिला था अपन को, और वो वोल्टता स्तंभ मिला था अपन को क्या? E00। देखो एक बार आप, कल अपन ने प्रतिबाधा मैट्रिक्स ज्ञात करी थी, तो उसी टाइम पर अपन को प्रतिबाधा मैट्रिक्स के साथ में एक धारा स्तंभ मिला था I1 I2 I3, और एक वोल्टता स्तंभ मिला था, देखो E00 मिला था ना, मिला था ना, बिल्कुल E00 हमें क्या हुआ था वहां पे मिला था। अब मेरी बात सुनना, क्या करते हैं, सुनो, अगर मैं इस डेल्टा जेड के प्रथम स्तंभ को, इस डेल्टा जेड के प्रथम स्तंभ को वोल्टता स्तंभ से प्रतिस्थापित कर दूं, इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? अगर मैं डेल्टा जेड के प्रथम स्तंभ को, डेल्टा जेड के प्रथम स्तंभ को वोल्टता स्तंभ से प्रतिस्थापित कर दूं, तो मुझे मिलेगा डेल्टा वन का मान। अगर मैं इस डेल्टा जेड के द्वितीय स्तंभ को वोल्टता स्तंभ से प्रतिस्थापित करूं, तो मुझे मिलेगा डेल्टा टू का मान। और यदि मैं इसके तीसरे स्तंभ को धारा वोल्टता स्तंभ से प्रतिस्थापित करूं, तो मुझे मिल जाएगा डेल्टा थ्री का मान। सर कैसे, एक बार देखते हैं, आ जाओ, मैं लाइन लिखता हूं, देखो, डेल्टा जेड के प्रथम स्तंभ को वोल्टता स्तंभ से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त सारणिक का मान, प्राप्त सारणिक का मान, इसको लिखते हैं डेल्टा वन। ये कैसे कैलकुलेट होता है, आ जाओ ध्यान दो, ये कैसे कैलकुलेट होता है एक बार सुनना। ये रहा हमारे पास में डेल्टा जेड का प्रथम स्तंभ, इस प्रथम स्तंभ को अपन को किससे प्रतिस्थापित करना है? वोल्टता स्तंभ से। तो वोल्टता स्तंभ था मेरे पास में E00, क्या था? E00। बाकी के दोनों स्तंभ ऐसे कैसे रहने दो, बाकी के दोनों स्तंभ हमको ऐसे कैसे रहने देना है, सुनना रे भाई सारे के सारे, बाकी के दोनों स्तंभ ऐसे के ऐसे रहने दो, बाकी के दोनों स्तंभ ऐसे कैसे रहने दो एज इट इज। तो मुझे किसका मान मिल गया? डेल्टा वन का मान मिल गया। अब यदि आपको प्रथम पास, मेरी बात सुनना सारे के सारे, प्रथम पास में प्रवाहित धारा, प्रथम पास में
प्रवाहित धारा I1 है। तो ये जो I1 है ना, ये कैसे कैलकुलेट होती है? I1 बराबर डेल्टा 1 बटा डेल्टा जेड से कैलकुलेट होती है। ये आपकी क्या होती है? इससे क्या होती है? कैलकुलेट होती है। ठीक है, अब ध्यान दो, आगे सुनना। देखो, इसी प्रकार सुनो, ढंग से देखना। इसी प्रकार द्वितीय पास में प्रवाहित धारा I2 है। तो सर ये I2 कैसे कैलकुलेट होगी? अरे बड़ा आसान है। I2 कैलकुलेट हो जाएगी, 1 था तो 1 आ गया, 2 था तो 2 कर दो, बटा डेल्टा जेड। ये लीजिएगा, ये आ गई मेरे पास में क्या, यहां पर I2 का मान आ गया। तो यहां जहां डेल्टा 2 कैसे कैलकुलेट करोगे? अरे बड़ा सिंपल है डेल्टा 2 कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट करेंगे डेल्टा 2? आप दूसरा स्तंभ है ना डेल्टा जेड, उसको वोल्टा स्तंभ से प्रतिस्थापित कर दो। दूसरा बीच में आता है ना यहाँ पे, तो इसको प्रतिस्थापित कर दिया मैंने वोल्टा स्तंभ से। पहला ऐसे कैसे लिख दो, Z11 था, Z13 था, Z21 था, Z23 था, Z31 था, Z3 थी। ठीक है, हाँ जी। ऐसे ही क्या करेंगे अपन, सुनना भाई। तृतीय पास में प्रवाहित धारा I3 है। तो तीसरे पास में जो प्रवाहित धारा है I3, वो कैसे कैलकुलेट होगी? वो कैलकुलेट होगी मेरे पास में डेल्टा 3 बटा डेल्टा जेड से। देखो, जिसकी पहली क्लास है उसको समझ में नहीं आएगा, उसको पहले की क्लास देखनी पड़ेगी ना, तभी पता चलेगा। ठीक है, ये आ गया। तो जहां डेल्टा 3 कैसे कैलकुलेट करोगे? अरे बड़ा आसान है, आप तीसरे स्तंभ को प्रतिस्थापित कर दो वोल्टा स्तंभ से। तीसरा स्तंभ था E00, मतलब इसको प्रतिस्थापित करने के बाद में ये आ जाएगा। और दोनों स्टार्टिंग के ऐसे कैसे रहने दो, ये आ गया। तो कुल मिला के अपन व्यापक रूप में क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। व्यापक रूप में लिखा जाएगा डेल्टा आर बराबर, सॉरी, I R बराबर डेल्टा आर बटा डेल्टा जेड। अगर आपको पहले लूप की धारा ज्ञात करनी है तो आर का मान 1 रख दो, तो इधर भी 1 आ जाएगा। अगर आपको दूसरे लूप की धारा कैलकुलेट करनी है तो आर का मान 2 रख दो, इधर भी 2 आ जाएगा। और अगर आपको तीसरे लूप की धारा ज्ञात करनी है तो आप आई का मान कितना रख दो, आप आई का मान रख दो इसके अंदर कितना, सॉरी, आर का मान 3 रख दो, तो आपको ये तीसरे लूप की क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी। ये प्रोसेस है इस यहाँ पे लूप विश्लेषण के अंदर करंट कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो एक बार आप लोग उतारोगे कहां से, अपना पिछली क्लास के अंदर यहां तक हो गया था, प्रतिबाधा मैट्रिक्स तक यहां तक हो गया था। इसके बाद में ये उतारो आप लोग ना, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, उतारो ना। ठीक है, उतारिएगा इसे ना। ठीक है, हाँ जी। मुझसे बोल देना इसको ऊपर करने की है ना, मैं यहीं बैठा हूँ। चलो, और देखो अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल करने हैं अपन को, अभी तो अपने 2 ही क्वेश्चन करे हैं।
इस पर मैंने 4 क्वेश्चन करवाए हैं ऑफलाइन बैच के अंदर, 4 न्यूमेरिकल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, चारों के चारों। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। हाँ हाँ, एक बात तो ये। दूसरी बात, मैंने कल की क्लास के अंदर आप लोगों से ये कहा था कि मैं इसको प्रतिबाधा मैट्रिक्स को बनाने का बहुत फास्ट तरीका बताऊंगा ना। अब इसको उतार लो फिर बताते हैं वो तरीका ना। प्रतिबाधा मैट्रिक्स को बहुत ही फास्ट बनाने का तरीका बताएंगे आप लोगों को अभी, ठीक है? कि सर हम कितना फास्ट उसे बना सकते हैं। हाँ जी सर, 5 मिनट। वो अलग से बनाएंगे, वो 5 मिनट वाली क्लास। तो उसमें क्या है कि इसका सारा डाटा थोड़ा अभी भी मुझे मिला नहीं, जो पहले की क्लास थी, इसको अलग से टाइम देके ही बनाऊंगा। और जिसने फीस जमा करा रखी है और वो एप्लीकेशन में भी नहीं जुड़ा, तो मुझे 11 बजे मैसेज कर देना, ठीक है ना? अच्छा, हाँ इसे ऊपर करेंगे बिल्कुल, ठीक है ना? डाल देंगे आज सारी क्लास। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐड नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे ऐड? मैसेज सीन नहीं होंगे, नहीं किया तो हो सकता है ना, लेट हो जाता है कई बार। ऐसा नहीं है। नहीं, पिछले साल वाली एप्लीकेशन पे ही चलेगी ना, उसको कुछ भी चेंज नहीं करना तुम्हें ना, उसी में ऐड होगी। जीतू से नहीं कह रहा है, हमारा तो हर मैसेज सीन करते हो सकता है जीतू। चलेगा, ये उतार लो तुम तो फटाफट। सब कर लूंगा मैसेज वैसेज सीन में, पढ़ाई में ध्यान दो। चलो कंप्लीट। रोको नहीं हटाना भाई, है ना? हाँ, नहीं नहीं, रोको नहीं उठाना। देखो ये इसका प्रोसीजर है, इसके अंदर आप रोको नहीं, आप केवल स्तंभ को ही चेंज करोगे ना, और आपको कुछ भी कारस्तानी नहीं करनी, ठीक है ना? रो को चेंज नहीं करना ना, ठीक है ना? कब से चलेगी क्लास एप्लीकेशन में? मंडे से तो 100% चलेगी, ये तो श्योर है, ठीक है ना? जहां तक है
मंडे से तो 100% चलेगी, मंडे से तो इस पे लूंगा ही नहीं मैं क्लास, 100% है। ठीक है, उतार लिया आप लोगों ने। चले अपन आगे, देखिएगा ऑप्शन है ना। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक चीज सिखाता हूं पहले, इसको उतार लो किसी का रह रहा है तो अभी, है ना। मैं आपको एक चीज सिखाता हूं कि डायरेक्ट कैसे तैयार करेंगे इसे ना, कि सर हमें ये बताओ कि हम इसे डायरेक्ट कैसे तैयार करें। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपको मैं बताऊंगा कि इसको डायरेक्ट कैसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी बता। हाँ जी, देखिएगा सुने, अब केवल ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। मैं आपको एक बार ये मिटा देता हूं, पुराना उतार लिया, ये उतार लिया ना सबने, चलो इसको ऊपर ही कर देते हैं, मिटा देंगे क्या। अच्छा, जैसे सुनना ना, देखो ध्यान दीजिएगा सारे के सारे ना, मैं आपको सिखाता हूं डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लो ये हमारे पास में परिपथ है, ये हमारे पास में इस तरीके से परिपथ है, सुनना, ये Z1 है, ज्यादा बड़ा परिपथ नहीं बना रहा मैं, छोटा ही बना रहा हूं, ये Z2 है, ये Z3 है, ये Z4 है, ये इधर है हमारे पास में Z। ठीक है, और ये है मेरे पास में E। तो इस लूप के अंदर करंट है I1 और इस लूप के अंदर करंट है I2, यही है। ठीक है ना, मान लो ये परिपथ है ना, अपन को ऐसा परिपथ दिया हुआ है। अब अपन डायरेक्ट कैसे वर्क करेंगे वो भी सिखाएंगे अपन। देखो सबसे पहले अगर इसके अंदर आप पहले लूप के अंदर किरचॉफ का नियम लगाओगे और दूसरे लूप के अंदर किरचॉफ का नियम लगाओगे, तो पहले के अंदर लगा रहे हो मान लो आप किरचॉफ का नियम, तो आप कैसे लगाओगे, माइनस का E, फिर लगाओगे Z1I1, फिर लगाओगे Z3I1, फिर आएगा माइनस का Z3I2 इक्वल टू क्या, 0। ठीक है ना, ये पहले लूप के अंदर अपन ने केवीएल लगा दिया। जिसको केवीएल लगाना नहीं आता वो पहले केवीएल सीख लेना, मैंने काफी सारा बताया केवीएल के बारे में। ठीक है ना, तो I1 कॉमन लोगे तो ये आएगा Z1 प्लस Z3 और ये आ गया Z3I2 इक्वल टू कितना आ गया, E। ये पहले लूप में लगा दिया अपन ने, रफली बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं उतारना, आप लोगों को समझाने के तौर पर बता रहा हूँ ना। दूसरे लूप में किरचॉफ का नियम लगाओ, तो ये हो गया सर Z2I2 Z4I2, फिर है Z3I2 और माइनस का Z3I1 इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो ये आ गया माइनस का Z3I1 और फिर I2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 और ये आ गया I2 इक्वल टू कितना आ गया, 0। समीकरण नंबर दे दिया इसे। तो फिर लोग आप क्या करते थे, हम ये करते थे सर कि इसको सारणिक के रूप में, सॉरी मैट्रिक्स के रूप में लिखते थे। तो समीकरण 1 व 2 को मैट्रिक्स में लिखते थे आप, समीकरण 1 व 2 को मैट्रिक्स रूप में लिखते थे आप, है ना। किसमें लिखते थे, मैट्रिक्स रूप में लिखते थे। तो मैट्रिक्स रूप में आप कैसे लिखते थे, सर हम ऐसे लिखते थे मैट्रिक्स रूप में, देखो I1 I2, I1 का गुणा किससे है, Z1 प्लस Z3 से है, लिख दिया। I2 का गुणा किससे है, माइनस Z3 से है, लिख दिया। फिर सेकंड इक्वेशन के अंदर I1 का गुणा किससे है, माइनस Z3 से, लिख दिया। I2 का गुणा किससे है, Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 इससे है, लिख दिया। और इक्वल टू किसके है, ये E और 0 के, इसमें E है और इसमें क्या है, 0 है। तो ये हमने पढ़ रखा है ना, ये हमने समझ रखा है कि आप लोग इस तरीके से मैट्रिक्स में लिखने के बाद में काम करके यहां पहुंच जाते थे। ठीक है ना, यहां तक पहुंच जाते थे। अब किसी ने कहा कि सर इतना तो करेंगे तो हमें टाइम लग जाएगा, और कोई शॉर्ट मेथड हो। अब सुनना शॉर्ट मेथड कैसे होगा इसका, देखो इसको आपको कितना फास्ट कर सकते हो ये मैं आपको अभी सिखाता हूं। ठीक है, कैसे सिखाऊंगा, देखो एक बार परिपथ बनाता हूं वापस, फिर सीखोगे आप। ये है मेरे पास में Z1, सीखना ना फटाफट, है ना। ये है मेरे पास में Z2, ये है मेरे पास में Z3, ये है मेरे पास में E और ये है मेरे पास में Z। ठीक है, यही था ना।
यही परिपथ था अपने पास में इस तरीके से, ये I1 है, इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है, ये I2 है, इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है, और ये E है। यही परिपथ बनाया था मैंने। अब आ जाओ ढंग से सारे के सारे ध्यान देना कि ये फास्टली कैसे अपन कर सकते हैं इसके अंदर किरचॉफ का नियम। तो भाई आपको दो लूप दिख रहे हैं ना, तो इधर बनेगा 2x2 की मैट्रिक्स। कितने की मैट्रिक्स बनेगी? 2x2 की। अगर 3 लूप होते तो 3x3 की बनती। मैं 3x3 वाली बता दूंगा। 3 लूप होते तो 3x3 की बना देते अपन। इधर आता है धारा स्तंभ, आपको पता है, और इधर आता है इक्वल के अंदर वोल्टता स्तंभ। ठीक है, धारा स्तंभ आता है, इधर आता है वोल्टता स्तंभ। अब सुनना, धारा क्या है? I1 I2। ये आ गई धारा I1 और ये आ गई I2। अब वोल्टता स्रोत देखो कौन से लूप में लगा हुआ है? पहले में लगा हुआ है E, तो E लिख दिया। दूसरे में कुछ भी नहीं लगा हुआ तो क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। अब आ जाओ, सुनना मेरी बात ढंग से। ये जो प्रतिबाधा मैट्रिक्स होती है 2x2 की, ये कैसे होगी? Z11 Z12 Z21 Z22, 2x2 की है ना ये। अगर ये 3x3 की होती तो अपन कैसे लेते? 3x3 की होती तो Z11 Z12 Z13 Z21 Z22 Z23 Z31 Z32 Z33। लेकिन ये 2x2 की है तो मैंने कैसे ली है? Z11 Z12 Z21 Z22 ऐसे लिए ना। अब आ जाओ देखो, ये है Z11। तो Z11 का मतलब क्या होता है? 11 का मतलब होता है पहले लूप में कितना टोटल इंपीडेंस है, पहले लूप में टोटल कितनी प्रतिबाधा है। तो पहला लूप देखो ये रहा, तो पहले लूप में क्या है? Z1 है और Z3 है, दोनों को जोड़ दो, आ गया Z1 प्लस Z3। ठीक है, 1 2 का मतलब होता है पहले और दूसरे के बीच में क्या कॉमन है। तो ये पहला लूप है, ये दूसरा लूप है, दोनों के बीच में कॉमन क्या है? Z3। इसको विद नेगेटिव साइन लिखते हैं कॉमन वाले को। फिर इधर आता है Z21। 21 का मतलब होता है दूसरे और पहले के बीच में कॉमन क्या है? दूसरे और पहले के बीच में कॉमन है Z3, और Z3 कॉमन वाले को विद नेगेटिव साइन लिखते हैं। और फिर है Z22। Z22 का मतलब होता है दूसरे लूप में टोटल कितना है। दूसरा लूप ये रहा, इसमें टोटल कितना है? Z2 प्लस Z3 प्लस Z4। ये हो गया Z2 प्लस Z3 प्लस Z4। ये और ये दोनों सेम, ये देखो और ये देखो दोनों सेम है। ये देखो, ये देखो, दोनों क्या है? सेम है। मेरी बात सुनना, आप इसको देखो, इसको देखो, ये दोनों क्या है? सेम है। तो भाई किसी को किरचॉफ का नियम नहीं लगाना आता तो वो डायरेक्ट ये बना लेगा, फिर इसका इससे गुणा करेगा, इसका इससे गुणा करेगा, इक्वल टू ई, पहली इक्वेशन आ जाएगी, पहले लूप में किरचॉफ का नियम आ जाएगा। इसको इससे गुणा करेगा, इसको इससे गुणा करेगा, इक्वल टू 0 करेगा, तो दूसरे लूप के अंदर किरचॉफ का नियम लग जाएगा। अगर किसी को किरचॉफ का दूसरा नियम नहीं लगाना आता तो वो डायरेक्ट ये बना लेगा पहले, फिर इसको इससे गुणा करेगा, इसको इससे गुणा करेगा, जोड़ देगा, इक्वल टू ई कर देगा, पहला लग गया अपने पास में। इसको इससे गुणा करेगा, इसको इससे गुणा करेगा, इक्वल टू 0 कर देगा, दूसरा लग गया अपने पास में। अब जैसे मान लो अपने पास में, सुनना सारे के सारे ना, देखो ऐसे है, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो भाई, डायरेक्ट करना नहीं है, वो मैं सिखा रहा हूं। डायरेक्ट करना नहीं है, डायरेक्ट करोगे तो नंबर कटेंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सुनो तो सही, वापस बता रहा हूँ, बिल्कुल एक बार आप देखो तो सही है ना, अभी पता चलेगा आपको कितना फास्ट होता है। अब आप कहोगे ना फास्ट कैसे होगा, देखो 8 वोल्ट है ये, 2 ओम है, 3 ओम है, 4 ओम है, 5 ओम है, 4 ओम है, 3 ओम है। ये लो, ये रहा परिपथ आपका। ठीक है, ये रहा परिपथ आपका। सुनना, पहले लूप में करंट है I1, दूसरे लूप में करंट है I2, तीसरे लूप में करंट है I3। सर हमें तो फटाफट करके बता दो ये कितना होगा, फटाफट देखो, आ जाओ। कितने हैं पहले लूप में? 8 वोल्टेज, दूसरे में कुछ नहीं है 0, तीसरे में कुछ नहीं है 0। करंट क्या लेते हैं अपन? I1 लेते हैं, I2 लेते हैं, I3 लेते हैं। अब आ जाओ, इधर आता है Z11। 11 का मतलब होता है पहले में टोटल कितना है? 2 और 5 कितना हो गया? 7 हो गया। चलो आ जाओ, इधर आता है 12। 12 का मतलब होता है पहले और दूसरे में कॉमन क्या है? पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, इनके बीच में कॉमन 5 है, कॉमन वाले को विद नेगेटिव साइन लिखते हैं। तीसरा देखो,
फिर आता है 1 3, 1 3 का मतलब होता है पहले और तीसरे में कॉमन क्या है, तो पहले का कभी भी तीसरे के साथ संबंध नहीं है। यहाँ पे देखो ये पहला तीसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए 0 हो गया, ठीक है। फिर आता है 2 1, 2 1 का मतलब होता है दूसरे और पहले के बीच में कॉमन क्या है, दूसरे और पहले के बीच में कॉमन है 5, कॉमन वाले को विद नेगेटिव साइन लिखते हैं। फिर आता है 2 2, 2 2 का मतलब होता है दूसरे में टोटल कितना है, तो 5 और 3 8 और 4 क्या आ गया, 12 आ गया। फिर आता है 2 3, 2 3 का मतलब होता है दूसरे और तीसरे में कॉमन क्या है, 4, कॉमन वाले को विद नेगेटिव साइन लिखते हैं। फिर आता है 3 1, 3 1 का मतलब होता है तीसरे और पहले के बीच में कुछ कॉमन है, तीसरा पहले के साथ कनेक्ट नहीं है, 0 हो गया। फिर आता है 3 2, तीसरे और दूसरे में कॉमन क्या है, 4, कॉमन वाले को विद नेगेटिव साइन लिखते हैं। फिर आता है 3 3, 3 3 का मतलब हो गया तीसरे में टोटल कितना है, 4 4 8 और 3 कितना आ गया, 11 आ गया। ये लग गया, ये लग गया। इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा कर दो, जोड़ दो इक्वल टू 8, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, जोड़ दो इक्वल टू 0, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, इक्वल टू क्या कर दो, 0। जोड़ के ना आपके ये किरचॉफ के तीनों समीकरण आ जाएंगे। आपके क्या आ जाएंगे, किरचॉफ के तीनों समीकरण क्या आ जाएंगे, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। आ गया समझ में, आ गया ना, देखो आ गया ना। अब आपको क्वेश्चन करना है तो आप क्यों माथा पच्ची करोगे भाई, आपके पास मान लो एग्जाम के अंदर टाइम नहीं है, ठीक है ना, आपके पास एग्जाम के अंदर 5 मिनट बची है और आपको 3 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, आप किरचॉफ का नियम लगाओगे तो किरचॉफ के नियम में कड़ा चूक हो जाओगे। चलने की दिशा कौन सी लू, डायरेक्शन कौन सी लू, कोई सी लूप में कौन सी करंट आ रही है, ठीक है। इस फटाफट इससे ये कंसेप्ट काम लगाओगे आप, फटाफट आप बना लोगे इसे, और इससे बना के आप ऊपर वाली चीजें भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है ना, ऊपर वाली चीजें भी लिख सकते हो। इसको क्या कहते हैं, प्रतिबाधा मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, प्रतिबाधा मैट्रिक्स। कई बार क्वेश्चन के अंदर यही पूछता है प्रतिबाधा मैट्रिक्स क्या लिखो। मान लो आपने किरचॉफ का नियम लगा दिया, सपोज करो आपने किरचॉफ का नियम लगा दिया, लेकिन आपको खुद पर भरोसा है या नहीं है, मुझे तो खुद पर भरोसा है कि मैंने सही लगाया है, लेकिन आपको खुद पर भरोसा है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए आप ये चेक कर लो। अगर यही आ रहा है ना प्रतिबाधा मैट्रिक्स के अंदर, जब तो आपका किरचॉफ का नियम सही लगा है, अदरवाइज आपका किरचॉफ का नियम गलत लगा है। मेरी बात सुनना, अगर आपने किरचॉफ का नियम लगाकर 3 इक्वेशन से ये बनाया है, तो आप एक बार चेक कर सकते हो कि हमने किरचॉफ का नियम सही लगाया है या नहीं लगाया। जो कंसेप्ट मैंने अभी सिखाया है उसका यूज करो आप, और पता लगा लो कि आपका नियम सही लगा है या नहीं लगा। अगर आपका यही आ रहा है तो 100% आपका क्या है, सही है, ठीक है, क्या है, 100% आपका सही है। चलो आ गई बात समझ में, रिप्लाई कीजिएगा भाई। हाँ जी, आपने अगर कल ही बैच ज्वाइन किया है तो आप मुझे 11 बजे मैसेज कर देना, ठीक है ना, मैं आपको पुरानी क्लासें भेज दूंगा सारी, है ना, ठीक है। चलो आप एक बार देख लेना, क्योंकि आपको किरचॉफ का नियम समझना बहुत जरूरी है। दूसरा नियम ये तो डायरेक्ट बताया है मैंने, लेकिन डायरेक्ट से पार नहीं पड़ने वाली है ना, ठीक है ना, कई जगह हमें किरचॉफ का नियम लगा कर ही क्या करना पड़ता है, सोल्व करना पड़ता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। बिल्कुल आ गया ना समझ में, किसी को दिक्कत आ गया है, कोई ऐसा बंदा जिसको ये समझ में नहीं आया हो? मेरे हिसाब से सबको आ गया होगा समझ में। करंट एंटी क्लॉकवाइज हो उससे प्रतिबाधा मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी हो करंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे ना, करंट का मुद्दा नहीं है, ठीक है ना। चलो डन, बिल्कुल चलिए ध्यान देना, सुनो अब आ जाओ ना। ये हमारा सर्किट हुआ, ठीक है, ये वाला, और इस सर्किट से अपन ने ये बना लिया। तो अब अपन को यदि प्रतिबाधा मैट्रिक्स लिखनी है तो ये हो गई प्रतिबाधा मैट्रिक्स, और इसको सारणिक के रूप में लिखूंगा तो ये क्या लिखूंगा मैं, 7 -5 0 -5 12 -4 0 -4 और क्या आ गया, 11 गया। अब आपको ये है वोल्टा स्तंभ, ये क्या है, वोल्टा स्तंभ है। अगर आपको डेल्टा 1 ज्ञात करना है तो डेल्टा 1 कैसे ज्ञात करोगे, इसको 800 से प्रतिस्थापित कर दो, ये लो 800 से प्रतिस्थापित कर दिया। इसको ऐसे कैसे रहने दो, इसको अपन ने ऐसे कैसे रहने दिया, ठीक है ना, इसको अपन ने ऐसे कैसे रहने दिया, ठीक है।
अब अपन को यदि I1 करंट कैलकुलेट करनी है तो I1 करंट कैसे कैलकुलेट होगी, डेल्टा 1 बटा डेल्टा जेड से क्या हो जाएगी, I1 करंट कैलकुलेट हो जाएगी। किससे, डेल्टा 1 बटा डेल्टा जेड से I1 करंट क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। अगर आपको I2 करंट कैलकुलेट करनी है तो डेल्टा 2 बटा डेल्टा जेड से क्या हो जाएगी, I2 करंट कैलकुलेट हो जाएगी। और अगर आपको I3 करंट कैलकुलेट करनी है तो डेल्टा 3 बटा डेल्टा जेड से क्या हो जाएगी, I3 करंट हमारी क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 के मान कैसे ज्ञात करोगे, डेल्टा 1 के मान के अंदर अपन को पहले स्तंभ को वोल्टा स्तंभ से प्रतिस्थापित करना है, डेल्टा 2 के मान में अपन को दूसरे स्तंभ को वोल्टा स्तंभ से प्रतिस्थापित करना है, और डेल्टा 3 के मान में अपन को तीसरे स्तंभ को वोल्टा स्तंभ से क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, चलो रे अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, देखिएगा। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो रे आप लोगों ना, सारे के सारे क्वेश्चन लगाओ ना, लिखना, दिए गए परिपथ में, दिए गए परिपथ में पास विश्लेषण का उपयोग करके, पास विश्लेषण का उपयोग करके धारा I1 I2 व I3 का मान ज्ञात करो। धारा I1 I2 व I3 का मान ज्ञात करो। धारा I1 I2 व I3 का मान ज्ञात करो। धारा I1 I2 व I3 का मान ज्ञात करो। हाँ जी, सामने परिपथ बना हुआ है, इसे एक बार आप लोग बना लीजिएगा। सामने परिपथ बना हुआ है, इसे आप लोग एक बार बना लीजिएगा। ठीक है, सामने परिपथ है आप लोगों के, आपको कैलकुलेट करना है I1 का मान, I2 का मान और I3 का मान। आपको यहां कैलकुलेट करना है I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू और I3 की वैल्यू। ठीक है, I1 I2 और I3। ठीक है, चलो ध्यान दीजिएगा, I1 I2 और I3 ये सर्किट बना लो। कर लोगे इसे सोल्व, एक बार रिप्लाई कीजिएगा, कर लोगे इसे सोल्व। अच्छा 100% कर लोगे इसे सोल्व। हाँ सुनो 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 सुनो, गलती मत करना भाई, इधर एक बार ध्यान दो, एक बार ध्यान सारे के सारे बोर्ड पे, ये गलती मत करना। हाँ ये तो सेम है, एक क्वेश्चन सेम है, अगले तीनों क्वेश्चन डिफरेंस आएंगे, अगले तीनों क्वेश्चन डिफरेंस आएंगे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन सेम है, अगले तीनों क्वेश्चन डिफरेंट आएंगे अपने। ये क्वेश्चन फर्स्ट है ना, 4 क्वेश्चन करेंगे अपन इसके ऊपर। ठीक है ना, और कल ही कंप्लीट कर लेंगे अपन इसके क्वेश्चनों को ना, कल क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे ना, एक दिन में 3 खींच दूंगा कल ना आराम से। आज ध्यान दीजिएगा, ये गलती मत करना शॉर्ट मेथड की है ना, आप केवल ये आंसर चेक करने के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन आपको करना क्या है, आपको तो सर किरचॉफ का पहला नियम इसमें, दूसरा नियम इसमें लगाना है, किरचॉफ का दूसरा नियम इसमें भी लगाना है, इसमें भी लगाना है, पहले लूप में भी लगाना है, दूसरे लूप में भी लगाना है और तीसरे लूप में भी लगाना है, ये काम करना है आपको तो। ठीक है, आंसर मैं आपको बता देता हूं, ये आएगा देखो इसका 4 और 3 कितना हो गया 7, दोनों के बीच में कॉमन क्या है 3, तो -3 हो गया, पहले और तीसरे का कोई संबंध नहीं होता, 2 1 का -3 हो गया, 2 2 का कितना होगा, ये 3 2 5 और 2 7 होगा। ठीक है ना, फिर इसके बाद में ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, 2 3 का, 3 1 का कोई संबंध नहीं होता, 3 2 का -2 हो जाएगा, और 3 3 का कितना हो जाएगा 5 और एक क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये हो गया I1, ये हो गया I2, ये हो गया I3,
और ये हो गया 8, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ठीक है ना। ये आंसर आएगा आपके प्रतिबाद मैट्रिक्स रूप में, ये आएगा। फिर मैट्रिक्स को आप किसके रूप में लिखोगे, पहले तो इसको मैट्रिक्स दिखाओगे, प्रतिबाधा मैट्रिक्स है, ये क्या है, प्रतिबाधा मैट्रिक्स। फिर प्रतिबाधा मैट्रिक्स को आप किसके रूप में लिखोगे, सारणिक के रूप में लिखोगे भाई। फिर क्या करना है आपको, सुन लो प्रोसेस, आपको डेल्टा जेड ज्ञात करना है सबसे पहले, ठीक है ना। डेल्टा जेड ज्ञात करने के बाद डेल्टा 1 ज्ञात करना है आपको, फिर डेल्टा 2 ज्ञात करना है आपको, फिर डेल्टा 3 ज्ञात करना है आपको। फिर आपको I1 कैसे ज्ञात करोगे, डेल्टा 1 बटा डेल्टा जेड से। I2 कैसे ज्ञात करोगे, डेल्टा 2 बटा डेल्टा जेड से। और I3 कैसे ज्ञात करोगे, डेल्टा 3 बटा डेल्टा जेड से। कर लोगे क्वेश्चन, कर लोगे, ये क्वेश्चन हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, 101% हो जाएगा ना। बिल्कुल इस क्वेश्चन को करके लेके आना, मैं ये क्वेश्चन तो नहीं करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। ये क्वेश्चन के आंसर बता दूंगा, सब ट्राई करना इस क्वेश्चन को फुल मेथड से। कल अपन 3 डिफरेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, डिफरेंट सर्किट अपन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सिंपल सर्किट है ये तो ना, कल अपन डिफरेंट सर्किट देंगे, ठीक है ना, 2 ऊपर 1 नीचे, एक में वोल्ट करंट सोर्स भी लगाएंगे इधर, है ना, उस टाइप के सर्किट अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है ना। कल अपन 3 न्यूमेरिकल करेंगे, इसके ऊपर टोटल 4 न्यूमेरिकल करेंगे अपन। एक ये सिंपल का, ये सेम मेथड है, और 3 डिफरेंस न्यूमेरिकल अपन करेंगे, ठीक है। चलो अब किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लो। हाँ जी, डेल्टा जेड बताओ, डेल्टा जेड बताऊं, हाँ डेल्टा जेड बताता हूँ कैसे आएगा। ये प्रतिबाधा मैट्रिक्स है, इसको सारणिक के रूप में लिख दो तो ये डेल्टा जेड हो गया। ये आपका डेल्टा जेड यही तो होता है, ये लो, ये डेल्टा जेड हो गया आपका, ये डेल्टा जेड हो गया भैया ना। आगे बात समझ में, ये डेल्टा जेड हो गया। पहले आप इसको लिखोगे मैट्रिक्स रूप में, फिर इसको प्रतिबाधा मैट्रिक्स बताओगे, जैसा प्रोसेस किया ना अपन ने डेरिवेशन का, उसी प्रोसेस से कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो रे, ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेना ट्राई घर पे एक बार, है ना। इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई करना है आप सभी लोगों को, ठीक है। मैं 3 डिफरेंट क्वेश्चन कल करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, चलो।